चलो धन्यवाद। गौरव गोगोई जी। धन्यवाद। मेरे पिछले वक्ता ने कहा कि शायद ये बिल एक ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट है, और मैं भी उनसे सहमत हूं कि इस बिल के दौरान हम कुछ तो छोटे छोटे बेनिफिट वर्कर्स को दे रहे हैं, लेकिन पहले दिन से ही सरकार की ये नीति रही है कि एम्प्लॉयज और लेबर राइट्स का जो ढांचा है उसको डिमोलिश करने का, उसको कमजोर करने का। जिस प्रकार की नीतियां सपोर्ट करती है ये केंद्र सरकार, उससे ना तो कोई ट्रेड यूनियन खुश है, ना कोई लेबर राइट्स लॉयर खुश है। और आज ये एक बिल आया है, छोटा एक बिल है, इसके समर्थन में तो हम हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कौन से बिल और आने वाले हैं। जिस प्रकार से बिल जो आने वाले समय में देखे जाएंगे उसमें लेबर का हित हमें नहीं दिखा पाएगा, उसमें एम्प्लॉयर्स का हित देखा जाने वाला है। हायर एंड फायर कैसे कर सकते हैं, कैसे आसान कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। जो स्मॉल फैक्ट्रीज हैं जो सिर्फ 40 वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं, उन एम्प्लॉयज के राइट्स को कैसे कुचला जा सकता है, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो हम तो जानते हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब का निर्वाचन आ रहा है, इसलिए आपकी जो असली मंशा है वो अभी आप जनता के सामने नहीं दिखाएंगे। अभी आप ये कॉस्मेटिक बिल लेके आएंगे, लेकिन जो सारे ट्रेड यूनियन हैं वो आपकी असली मंशा को पहचानते हैं। इसीलिए पहले दिन से ही ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे देश में। 2 दिसंबर 2015 को विभिन्न जो ट्रेड यूनियंस थे उन्होंने एक साथ होकर उन्होंने एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया था। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये विभिन्न ट्रेड यूनियन को एक साथ एकत्रित होने में भी एक बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है। 10 मार्च इस वर्ष के 10 मार्च को 2016 में एक नेशनल प्रोटेस्ट डे हुआ। तो अगर ये केंद्र सरकार इतनी चिंतित है तो लेबर यूनियंस आपके विरोध में क्यों खड़े हुए हैं? नेशनल कन्वेंशन के द्वारा इस केंद्र सरकार को एंटी वर्कर, एंटी पीपल क्यों कहा जा रहा है? आप नेशनल कन्वेंशन का ड्राफ्ट पढ़िए, जो रिकमेंडेशन आया है उसमें आपके ही सरकार को एंटी वर्कर और एंटी पीपल कहा जा रहा है। मैं उस कन्वेंशन के कुछ चंद क्लॉजेस को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और ईएसआई पे जो आपने नजर रखी, उस पे आप एक जो ईपीएफ विड्रॉल है उस पे आप टैक्स लगाना चाहते हैं, उससे साफ संकेत जाता है कि जो वर्कर्स के राइट में जो कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, उनको आप दुर्बल कर रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि जो वर्कर्स के लिए जो सेविंग्स के जो इंस्ट्रूमेंट है छोटे छोटे, वो चाहे स्मॉल सेविंग्स पीपीएफ हो, पोस्टल सेविंग्स हो, गर्ल चाइल्ड सेविंग हो, एनएससी हो, किसान विकास पत्र हो, ये जो छोटे छोटे सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है वर्कर्स के लिए, आज उनका इंटरेस्ट रेट काटा जा रहा है। क्या ये लेबर के हित में है? क्या ये एम्प्लॉयज के हित में है? हमें तो ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस से हर राज्य की चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी दिया गया है। अब मैं यहां पे मेरे दोस्त हैं जो उन्होंने पहले वक्ता कहा जो बीजेपी की तरफ से थे, लेकिन उनको भी पता होगा कि राजस्थान की सरकार के जो लेबर रिफॉर्म्स आए हैं विद इन द ट्रेड यूनियन बॉडी, उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। विद इन द ट्रेड यूनियन बॉडी उनको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, आलोचना हुई है। लेकिन पीएमओ के ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी तक हर चीज राज्य के चीफ सेक्रेटरी को गया है कि फॉलो राजस्थान मैनेजमेंट रिफॉर्म्स। आज एम्प्लॉयर की जो एक अकाउंटेबिलिटी है, ये सरकार उस अकाउंटेबिलिटी को खत्म करना चाहती है। लगभग 14 लेबर लॉज पे इन सरकार की एक नीति है कि जो स्टार्टअप कंपनीज होंगे उन 14 लॉज के लिए उनके लिए माफ होंगे। ऐसा क्यों? तो सर आज ये बिल आप लाए हैं एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन, मुझे लगता है कि ये कॉस्मेटिक है। अगर आप असली में आपकी मंशा होती तो आप इसमें और बड़ी सुविधाएं ला पाते। इट कुड हैव बीन मोर एम्बिशियस।
आज आपने लिखा है इस बिल में कि ड्यूटी टू इन्फॉर्म आपने एक क्लॉज डाला है। मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूटी टू इन्फॉर्म इज ड्यूटी टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग कंडीशन। आज किस प्रकार के आज हमारे वर्कर्स ऐसे ऐसे डेंजरस हैजर्डस जगह में काम करते हैं और उनके हाथ में क्या है, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं, हेलमेट नहीं, हाथ में प्रॉपर टूल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के तार के पास काम कर रहे हैं चप्पल के साथ। आज हमारे घर के देख लीजिए जो हमारे एमपी फ्लैट्स है, किस प्रकार की पेंटिंग की जा रही है हमारी एमपी फ्लैट्स में। ऊपर से एक रस्सी टांग दी, वहां पे एक काठ का एक प्लेटफॉर्म बना दे, उस पे वर्कर खड़ा है। आपने खुद ही देखा होगा हमारे एमपीज के फ्लैट पे से उसका उस एम्प्लॉय का अगर कौन प्रोटेक्शन देख रहा है, हेलमेट भी नहीं है, जुगाड़ू काम हो रहा है सर। मेरे ही फ्लैट के छत पे एक सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा था, एक सीढ़ी से एक वर्कर टांगा हुआ था और वो पेंट कर रहा था। तो ये तो सरकार के ये फ्लैट्स है, ये ऐसे हमारे ऐसे ये माहौल है, तो हम कौन से एम्प्लॉइज की कॉम्पेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो सेफ ड्यूटी टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपने अपील्स की बात कही। अपील्स जो अगर 10,000 रुपए तक होंगे तभी जाके अपील्स होंगे, ये किसके हित में है? क्या वर्कर्स के छोटे छोटे अपील नहीं होते? क्या 500, 1,000, 2,000 रुपए के अपील नहीं होते? 5,000 रुपए के अपील नहीं होते? क्यों वो कोर्ट के सामने नहीं जाते? आप जो कर रहे हैं कि ये लीगल हर्डल्स कम होने चाहिए, ये किसके लीगल हर्डल्स है? ये बड़े बड़े कंपनी के, और उनके पास तो पैसा है लॉयर को देने के लिए, जो बार बार कोर्ट में जाके अपील ले, एक्सटेंशन ले। लेकिन उस वर्कर के पास क्या लीगल एड है? उस वर्कर के पास क्या लीगल सपोर्ट है? उस वर्कर के पास कौन सा लॉयर है? तो अगर आप लीगल ईज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वर्कर को लॉयर दीजिए बिना मूल्य के, वर्कर को लीगल काउंसलिंग दीजिए, लीगल एड दीजिए कि वो किस प्रकार से अपने हक की लड़ाई लड़े कोर्ट में जाके। सर, मैं अपने क्योंकि समय का मैं ध्यान रख रहा हूं, मैं अंत में आ रहा हूं। कुछ डिमांड उस नेशनल कन्वेंशन में निकले थे, उनको मैं दोबारा उनमें से एक जो नेशनल कन्वेंशन का एक क्लॉज था, वो डिमांड है, वो वर्कर्स का डिमांड है, मैं आज आप सदन में रखना चाहूंगा कि जो वर्कर्स हमारे आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, मिड डे मील के प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जो आशा वर्कर्स हैं हमारे, जो पैरा टीचर्स हैं, उनको वर्कर बेनिफिट दिया जाना चाहिए। उनको कुछ एक प्रकार की सिक्योरिटी देनी चाहिए। सर, वो हमारे बच्चों का देखभाल करें, उनकी शिक्षा का देखभाल करें, उनके पोषण का देखभाल करें, उनको एक प्रकार से हमें सिक्योरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की काम कर रहे हैं, एक मां का काम करें, एक पिता का काम करें। इन वर्कर्स को हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे संपत जी ने भी कहा कि ज्यादातर ये वर्कर्स जो आशा आंगनवाड़ी मिड डे मील में है, ये महिलाएं हैं, और महिलाओं को हम चाहते हैं कि हमारे समाज में आगे बढ़े। सर, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि रेलवेज के डिपार्टमेंट में हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के और लोग वहां पे रिप्रेजेंट हो, और हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप देखें वेस्ट बंगाल, केरला और असम में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो चाय का है, और चाय के बागान में जो काम करने वाला वो श्रमिक है, उसको उसके जो वर्किंग कंडीशंस है वो दिए जाते हैं प्लांटेशंस लेबर एक्ट के द्वारा, जो देखता है कि एक वर्कर को घर मिलना चाहिए, पानी पीने की सुविधा मिलना चाहिए, एक प्रकार का मिनिमम वेज मिलना चाहिए। लेकिन ये प्लांटेशन लेबर एक्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को प्लांटेशन लेबर के साथ कोई लेना देना नहीं है सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कॉमर्स चलाना है, उनको चाय बागान के बड़े बड़े कंपनीज के बारे में सोचना है। तो हम ये चाहते हैं जो अगर ये जो इतने सारे वर्कर्स हैं जो हमारे चाय बागान में काम करते हैं, तपती धूप के नीचे काम करते हैं, अगर ये प्लांटेशन लेबर एक्ट जो उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से निकल के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आना चाहिए सर। तभी जाके उनको काम हो सकता है, उनके मिनिमम वेजेस बढ़ सकते हैं। तो इस अंत में ये बिल एक कॉस्मेटिक है। इस कॉस्मेटिक बिल में भी अगर आप चाहे तो और एम्बिशियस फास्ट स्वीपिंग रिफॉर्म्स ला सकते हैं, पर वो आपकी मंशा नहीं है। आप पूरे लेबर ढांचे को आप वीकन करना चाहते हैं, लेकिन ये पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन है वो आपके लिए बाधा है।
मुझे विश्वास है कि जाके ये निर्वाचन होने के बाद आप पूरी जो ये प्रोटेक्शन अभी केंद्र सरकार दे रही है उस पूरे प्रोटेक्शन को आप तोड़ देंगे। लेकिन आपको चेतावनी, ट्रेड यूनियंस के द्वारा वो रास्ते पे आएंगे। जिस प्रकार आपने लैंड एक्विजिशन पे उन्होंने आपको पीछे हटाया, आपको पीछे हटना पड़ेगा। जिस प्रकार ने उन्होंने उनके आंदोलन के द्वारा ईपीएफ पे जो टैक्स का जो आपका प्रपोजल था वो आपने वापस लिया, वो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो वर्कर्स को आप अपने फैक्ट्री में काम करने दीजिए। आंदोलन के द्वारा उनकी जो हित है उनका, उस पे आपको उनका समय वहां पे नष्ट मत कीजिए। उनके साथ मिलिए, बैठिए और उनके भविष्य के लिए एक अच्छा रोड मैप बनाइए। धन्यवाद। श्री